वो कौन सी मोटिवेशन थी जो आपको इस मकाम तक लेकर आई? आई वॉज इन माई ओ लेवल्स। तो तब से ना बड़ा मैं फैसिनेट करता था कि यार देखो वकीलों ने एक आर्मी जर्नैल को हटा दिया है और बड़ी एक डेमोक्रेसी के हक में जो है जद्दोजहद की जा रही है। सीनियर्स हैं वो एक्सपोजर नहीं देते जूनियर्स को। इसमें बार काउंसिल्स का भी रोल है, इसमें बार एसोसिएशन का भी रोल है और इसमें सीनियर्स को भी सोचना पड़ेगा कि वो जब आए थे ज़रूरी नहीं वो अपने आप से कंपेयर करते हैं। ज़्यादातर सीनियर्स वो कहते हैं कि जब हम आए थे 25 साल पहले हम भी इसी तरह आए थे। ऐसा क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ इसका जो इमेज है वो बहुत डैमेज हुआ है? 0.5% कहूँगा वकील जो कि इस काले कोड का गलत इस्तेमाल करते हैं। बाकी 99% वकील जो हैं दे आर हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, दुनिया में एक प्रोफेशन ऐसा भी है जिसे प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वकालत की। लेकिन जब भी हम वकालत का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक पॉजिटिव इमेज क्यों नहीं बनता? आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? ये इमेज इतना डैमेज कैसे हुआ? इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक वकील ही थे। आखिर क्या वजह है कि जब भी हम काले कोड की बात करते हैं तो हमारे जहन में डर और खौफ तो आता है, लेकिन इज़्ज़त और मोहब्बत क्यों नहीं आती? आइए इन तमाम तर सवालों के जवाब लेते हैं मोहतरम उसामा मलिक साहब से। उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। उसामा भाई, आपका शुमार उन चंद लोगों में होता है जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की और लोग आपको आइडियलाइज़ करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो वकालत की शोबे में आना चाहते हैं कि करियर हो तो इस बंदे की तरह का हो। आपने मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आपने एतजाज़ एहसन साहब के साथ भी काम किया, आपने आसमा जहांगीर साहिबा साहब के साथ भी काम किया, आपकी अपनी लॉ फर्म भी है और उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल लीगल अफेयर लाहौर हाई कोर्ट कमेटी को भी चेयर करते हैं। इतना सारा कुछ इतनी छोटी उम्र में, इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? वो कौन सी अर्ज थी, वो कौन सी मोटिवेशन थी जो आपको इस मकाम तक लेकर आई? देखें, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा करा दिया है और उस पर एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि मेरा क्या नाम है कैरियर जो है वो तो अभी एक तरह से कह लें कि अभी फल फूल रहा है। तो अभी तो इट्स अ स्टार्ट और आगे अल्लाह की मेहरबानी से और माँ बाप की दुआओं से और कामयाबी अल्लाह में नसीब फरमाए। बाकी ये कि जो स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ कि एकदम से प्लान बना कि जी लॉ करना है। लॉ क्यों करना है? उस ज़माने में जब मैं ओ लेवल्स में था, पहले भी मैं एक दो इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि उस वक्त हमारी ना जुडिशरी रेस्टोरेशन मूवमेंट चल रही थी। एतजाज़ एहसन साहब वाज लीडिंग और बड़ा वो एक जोश और वलवला नौजवान साथ साथ थे जब इफ्तिखार चौधरी साहब को मुशर्रफ साहब ने हटा दिया था। तो उस वक्त आई वॉज इन माई ओ लेवल्स। तो तब से ना बड़ा मैं फैसिनेट करता था कि यार देखो वकीलों ने एक आर्मी जर्नैल को हटा दिया है और बड़ी एक डेमोक्रेसी के हक में जो है जद्दोजहद की जा रही है। तो तब से मुझे ना बड़ा शौक़ था कि इसी तरह का कुछ करना है। फिर प्लान ए लेवल में गए, प्लान डामाडोल हो गया। फिर रैंडमली आखिरी डेट थी एडमिशन की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल प्रोग्राम में, तो उस वक्त मैं जाके आखिरी दिन पे कराया और हर एक ने मुझे कहा, वालिद साहब ने भी कहा कि जी तुम्हारे अब्बा जान कौन से सिटिंग जज है हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, यार उनकी बड़ी प्रैक्टिस है कि तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने कहा डैड ज़रूरी नहीं, मतलब बड़े लोगों के जो हैं नहीं होते हैं, देयर सेल्फ मेड और वो उनको बस बैकिंग चाहिए होती है और दुआएं चाहिए होती हैं। तो क्योंकि ये लॉ में बड़ा ज़्यादा है, एक मिथ है मेरे ख्याल से, उसका मिथ कुछ रियलिटी भी है कुछ हद तक कि अगर आपके वालिद साहब या कोई और घर का बड़ा जो है वो इस प्रोफेशन में हो तो ऑब्वियसली आपको बूस्ट मिलता है और आप उनकी लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू लर्न फ्रॉम देम, उनके क्लाइंट्स आपके पास आ जाते हैं, तो इट्स अ ह्यूज एडवांटेज। लेकिन फिर मतलब उन्होंने कहा जी जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर वहाँ से LLB किया। उसका LLB के फ़ौरन बाद वो लकीली सोचा तो नहीं था, वही जिनको मैं ओ लेवल्स में आइडलाइज़ करता था, एतजाज़ एहसन साहब, उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। उनके साथ काम किया फॉर अ ईयर और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर आई वेंट फॉर माई LLM। आई डिड माई LLM इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से इंग्लैंड। और उसके बाद आके फिर ह्यूमन राइट्स में किया और आके फिर बीबी आसमा जहांगीर के साथ मौका मिल गया। और बीबी आसमा जहांगीर के साथ तो क्योंकि चौधरी साहब, एतजाज़ एहसन साहब उस वक्त ही केप्ट ऑन शिफ्टिंग बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, क्योंकि उस वक्त वो सेनेट के ऑपोजिशन लीडर भी थे और उनकी अपनी मुल्की पॉलिटिक्स में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। तो उस वजह से उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन बीबी आसमा के साथ तो उनके साथ सारा उनका काम जो है आई हैड टू लुक आफ्टर इट।
बिल्कुल और ठीक। वो इस्लामाबाद होती थी तो मुझे भी इस्लामाबाद होना पड़ता था, और लाहौर होती थी लाहौर, कराची होती थी कराची। तो उनके साथ तो बड़ा करीबी और बिल्कुल जो मतलब बहुत दिल का रिश्ता भी था। तो इस वजह से उनके साथ बहुत ज़्यादा सीखा, इत्ज़ा एहसन साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा सीखा। और फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी अनटाइमली डिमाइस बीबी की फौतगी के बाद फिर मैंने सोचा कि अब कुछ अपना करना चाहिए, अब एक्सपीरियंस हो गया है तो अपनी लॉ फर्म, क्योंकि एंड गोल यही होता है हर बंदे का जो भी वकालत में, कि अपनी लॉ फर्म खोल लें, या फिर उनका अगर लिटिगेशन साइड पे मूड नहीं है तो वो चाहते हैं कि हम कोई इन हाउस जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनमें जाके नौकरी कर लें। तो मेरा क्योंकि नौकरी का इतना माइंडसेट नहीं था उस वक्त, तो फिर आई जॉइन अनदर फर्म एज अ नेम पार्टनर, HCU एंड हुसैन। हमारी फर्म लाहौर, इस्लामाबाद, कराची 3 जगह है। तो उसमें अब चल रहे हैं और आगे आगे काम देखिए कहाँ तक जाता है। अच्छा, आपने एतजाद एहसन साहब के साथ भी काम किया, आसमा जहांगीर साहिबा साहब के साथ भी काम किया, तो ऐसा आपने क्या सीखा जो किताबों और डिग्रियों से नहीं मिला आपको? अच्छा, जो भी मैंने सीखा है ना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो मैंने सीखा है प्रैक्टिकल लाइफ में आके। किताबों और डिग्रियों में जो हम लॉ पढ़ते हैं, जैसे मेरा लॉ था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का और उसका LLB इंग्लैंड का था, तो उसका एज सच पाकिस्तानी लॉ जो आपका CPC CRPC उससे तो कोई लेना देना, वो तो हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। वो तो हमने पढ़ा आके प्रैक्टिस में। बिल्कुल ठीक। तो वो किताबी बातें ठीक है, आपकी लर्निंग, आपका इंटेलेक्ट, आपकी रीडिंग हैबिट्स, मतलब आपको आपकी बेस बना देती हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो आपको इसी तरह आता है कि आपने फील्ड में आके काम करना है। जब तक आप दफ्तर में बैठे रहेंगे और फील्ड में नहीं आएंगे, कोर्टों में थोड़ी सी ख्वारी नहीं करेंगे, धक्के नहीं खाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकेंगे। चौई साहब और बीबी आसमा के साथ, दोनों के साथ सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये सीखी कि बीइंग हम्बल, यू हैव टू बी वेरी हम्बल। दोनों इतने बड़े नाम, एतजाज़ एहसन मतलब एक आइकॉन, बीबी आसमा अल्लाह में जन्नत में जगह अता फरमाए, एक आइकॉन, ठीक है। और दोनों अगर आप मिलेंगे, शायद ऑन द फेस ऑफ इट बीबी आसमा का कुछ लोगों को लगता हो कि शी इज़ वेरी एग्रेसिव और बड़ी डाडी और बड़ी वो, लेकिन इफ़ यू मीट हर पर्सनली, अगर कोई मिला हो उस ज़माने में, तो वो इतनी हम्बल, इतनी लविंग है कि उस बंदा सोच नहीं सकता। तो पहली चीज़ तो मैंने सीखी, यू हैव टू बी वेरी हम्बल। जितने आप ऊपर जाते जाओगे उतना आपको हम्बल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सीखा कि जी अपने क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, किस तरह अगले बंदा को तसल्ली देनी है, क्योंकि जो भी वकील के पास अब कब जाते हैं, खुशी खुशी तो कोई वकील के पास जाता नहीं है, बिल्कुल ठीक। उसी सिनेरियो में जाता है कि अगर किसी ना किसी मुश्किल में वो फंसा हो तो उसको कंसोल करना, क्लाइंट मैनेजमेंट, फिर अपनी जो ब्रीफ है आपके पास, जो केस आए उसके साथ आपने जो है इन ऑल फेयरनेस ऑनेस्टी के साथ चलना है, अपनी पूरी मेहनत लगानी है, और आगे तो जज का फैसला है, उसने जो भी देना है, लेकिन आपकी तरफ से पूरी मेहनत होनी चाहिए कि किस तरह करना है। चौथी चीज़ जो मैंने बीबी आसमा स्पेसिफिकली सीखी, कि उन्होंने कहा था कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जी एसोसिएट्स वगैरह जो हैं, नए जो एंट्रेंट्स होते हैं, वो बेचारे आते हैं, एक दफ्तर उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे शुरू में पहले 2 साल तो उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता, ठीक है। उनका काम यही होता है, या आपने सीनियर के लिए वोट मांग लिए, ठीक है, इलेक्शंस जो होते हैं उसमें वोट मांग लिए, या फिर पीछे पीछे मैं अक्सर देख रहा था किताबें पकड़ के वो जा रहे होते हैं। तो पहली बात तो उन्होंने ये सिखाई कि जो एसोसिएट है वो आपका कॉलीग होता है, ठीक है। वो हमेशा इंट्रोड्यूस कराती थी, यही कराती है, दे आर माई कॉलीग्स, ठीक है। कभी उन्होंने कहा ये मेरी जूनियर है, जूनियर लफ्ज़ उन्होंने कभी नहीं कहा, मतलब उन्हें हमेशा कहती दे आर एट योर पार, ठीक है। आपके मुताबिक है, आपके पास अगर वो आए, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें कुछ ना कुछ सिखाएं, ठीक है। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि जो मेरी फर्म में एसोसिएट्स हैं उनके साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाए। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है। तो उनसे ये वाली बातें मैं सीखी कि वकील का काम नहीं है इस तरह के जाके किताबें शताबें पकड़ के पीछे पीछे हाथ में बक्सा पकड़ के जा रहे हो ना, ठीक है, दैट्स नॉट योर जॉब। उसके बाद अगली चीज़ जो चॉइस साहब से भी और बीबी आसमा से भी यही सीखी कि अपने सीनियर्स की आपने हर हाल में रिस्पेक्ट करनी, ठीक। आजकल मैं देखता हूँ वकीलों में भी और दूसरे प्रोफेशंस में भी हम देख रहे हैं कि जूनियर्स अपने आप को थोड़ा सा अगर वो तरक्की कर जाएँ थोड़ा सा, तो अपने सीनियर्स को ना कुछ समझते नहीं हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट राइट। सीनियर्स को हर हाल में बेशक थोड़ी सी ज़्यादती भी वो कर जाएं या उनको आप रिस्पेक्ट का दामन कभी ना हाथ से जाने दें। आपके डिफरेंसेस बिल्कुल हो सकते हैं, बट यू शुडंट लूज़ के आप रिस्पेक्ट की जो बाउंड्रीज़ है ना, उससे आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस शोबे में अक्सर कहा जाता है कि जो सीनियर्स हैं वो एक्सपोजर नहीं देते जूनियर्स को, और वो टैक्टिक्स और ट्रिक्स नहीं बताते जो कि उनको बतानी चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? ये कुछ हद तक ऐसा ही है, ठीक है। मतलब कुछ हद तक नहीं, काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि हम तो चलो लकी फ्यू में रह गए, ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी जो बंदा लेट से एक मुल्तान से आया लाहौर वकालत करने, ठीक है, और उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो किसी भी दफ्तर में जाएगा, पहले तो ये उसको कोई पैसे नहीं मिलेंगे,
और पैसे नहीं मिलेंगे वो बेचारा अपने जान मारेगा, सब कुछ पूरा अपना टाइम देगा, इट्स अ फुल टाइम जॉब, ठीक है। और उसके बाद तब भी उसको कोई इतना सीखने का मौका नहीं मिलता। वही मैंने जो आपको बात बताई पहले कि या तो फिर वो अगर सीनियर पॉलिटिक्स में होगा तो कहेगा इलेक्शन में चले जाओ, ठीक है, साथ साथ वो वोट मांग लो हमारे कार्ड पकड़ के, और यहाँ पर वो किताबें और जो रिसर्च वर्क और इस तरह की जो मतलब जिसका आपको करियर में आगे जाके इतना फ़ायदा नहीं होगा वो काम करने को मिलते हैं। तो ये किसी हद तक सही है और इसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना चाहिए। और इसमें आपकी बार काउंसिल्स और आपकी जो बार एसोसिएट उनका बड़ा रोल है कि उनको प्रेशर, उनको कोई ऐसा मैकेनिज़्म डिवाइस करना चाहिए कि जो नए एसोसिएट्स आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ मतलब स्टाइपेंड तो मिले, कोई 10-15 हज़ार के उनके खर्चा तो पूरा हो जाए, पेट्रोल शेट्रोल का और जो जिस तरह भी उन्होंने आना है उसका खर्चा पूरा हो जाए। और दूसरी बात ये कि कोई एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अर्ली ऑन पहले 2-3 साल जो हैं वो कुछ सीख भी सकें, ठीक है। इसमें बार काउंसिल्स का भी रोल है, इसमें बार एसोसिएशन का भी रोल है, और इसमें सीनियर्स को भी सोचना पड़ेगा कि वो जब आए थे, ज़रूरी नहीं वो जब वो अपने आप से कंपेयर करते हैं ज़्यादातर सीनियर्स, वो कहते हैं कि जब हम आए थे 25 साल पहले हम भी इसी तरह आए थे, ठीक है। बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड और अब जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, एक्सपोजर का दौर है, अब तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आप सोशल मीडिया से सीख सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं इतने ज़्यादा, उससे सीख सकते हैं, जो कि पहले आपको सीनियर्स पे ही इन्हिसार करना पड़ता था वो चीज़ें सीखने में। बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक उनको भी थोड़ी सी चेंजिंग लानी चाहिए। अच्छा उसामा भाई, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम एकेडेमिया को और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को लिंक कर दें आपस में? बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, और मैं तो हर एक अपने एसोसिएट को भी प्रेफर करता हूँ, और मैं खुद भी आई टीच एज वेल, आई एम अ लेक्चरर एट ब्लैकस्टोन स्कूल ऑफ लॉ, इट्स वन ऑफ द लीडिंग लॉ स्कूल्स इन लाहौर, और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री कराते हैं। तो मैं वहाँ पे लेक्चर भी देता हूँ साथ साथ, और पढ़ाता भी हूँ, और मेरा एकेडमिक्स में आई राइट फॉर इंटरनेशनल लॉ जर्नल्स एज वेल, अपनी रिसर्च करके। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी जो दिमाग में हमारे होता है कि जी आर्टिकल्स लिख रहे हैं या ये वो कर रहा है, वो पंजाबी में हम कहते हैं कि ए तो फिर वो वकील ना होया, ठीक है, मतलब रिसर्च कर रहा है या पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो नया दौर आ रहा है, बड़े ज़्यादा प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को देखेंगे, यंग भी उसमें और मिडिल एज भी आ जाएंगे, जो कि साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, लम्स में, और जो लॉ कराते हैं बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उधर पढ़ा भी रहे हैं, और साथ साथ वकालत भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एकेडेमिया और वकालत दोनों चलें, क्योंकि वकालत में भी आपने पढ़ के ही जाना है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जाके कोर्ट में तो, लेकिन कोर्ट से जो पहले की तैयारी है, जो आपने रिसर्च करनी है, अपने केस लॉज निकालने, अपना केस बिल्ड करना है, दैट इज़ और एकेडेमिक्स आपने एकेडेमिक आर्टिकल से ले सकते हैं। मतलब कोर्ट में जाके सिर्फ जो बोलना है दैट इज़ डिफरेंट। बिल्कुल ठीक। तो मेरा तो यही है कि इन दोनों को बिल्कुल लिंक होना चाहिए, इससे हमारे यंगस्टर्स को भी फ़ायदा होगा, और उनमें भी ये पढ़ाई का और लिखाई का जो है, जिसे हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई का, जो एक बार बच्चा पढ़ लेता है, LLB कर लिया, या वो कहते हैं बार कर लिया, या LLM कर लिया, तो जी हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन आपका जो लॉ है, स्पेशली लॉ, ठीक है, और मैं किसी फील्ड के बारे में इतना नहीं बोल सकता, लेकिन स्पेशली लॉ ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, और इसमें आपको अपने आप को अप टू डेट भी रखना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। तो आई थिंक इसमें फिर येट अगेन कि तब्दीली नीचे से तो आ रही है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा जो है मैं देख रहा हूँ, हमारी स्पेशली यंग गर्ल्स भी, वो जो हैं पढ़ाती भी हैं, उनका बड़ा दिल करता है कि हम साथ साथ लेक्चर्स भी दें, और साथ साथ डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह वो पेन डाउन भी करती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा उसामा भाई, अक्सर ये कहा जाता है कि वकालत को प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, उसे माना जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ इसका जो इमेज है वो बहुत डैमेज हुआ है, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में। लोग काले कोट की इज़्ज़त करने के बजाय, उसे प्यार देने के बजाय उसे डरते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी देखें, ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है, ये ज़्यादा बिगाड़ मेरी नज़र में पैदा हुआ है वही जुडिशरी रेस्टोरेशन मूवमेंट के बाद, जब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए, और उसके बाद बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद से थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हुई, और तब्दीली भी किस तरह आना शुरू हुई, वो आना शुरू हुई उन 1% की वजह से। 1% नहीं मैं कहूँगा, मैं 0.5% कहूँगा वकील, जो कि इस काले कोड का गलत इस्तेमाल करते हैं। बाकी 99% वकील जो हैं, दे आर हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स। वो बेचारे अपने घर का, जो आप सिविल कोर्ट चले जाएँ, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लॉयर्स ओवर देयर, जो बेचारे अपने घर का अपनी मेहनत से घर का निज़ाम चलाना चाहते हैं, ठीक है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और हर तरह से वो बिल्कुल सही है। उसमें उनमें आप बिल्कुल ऐसा रुझान नहीं देखेंगे कि ये जो डंडे पकड़ के, या जो हमारे इमेज आता है जहन में कि बदमाशी करनी या ये वो करना, दैट इज़ द 0.5%, जो कि 99.5% का इमेज जिसने टार्निश कर दिया है, ठीक है। और ये तब्दीली इसी तरह आएगी कि जब जो है बार काउंसिल जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू करेंगी उन डिलिंक्वेंट्स के खिलाफ जो कि इस तरह की हरकतों में मुलव्वस हैं, ठीक है। उनको नो मर्सी वाला रूल होना चाहिए,
चाहिए कि अगर किसी ने इस तरह का कानून अपने हाथ में लिया है किसी किस्म का भी, तो उनको स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ एक्शन हो। और ये कुछ हद तक किसी सिनेरियो में होना शुरू हो भी रहा है, लेकिन फिर वही बार काउंसिल्स में भी क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स बैठे होते हैं, उन्होंने भी लोगों वकीलों के वोट से आना है, तो वो फिर अपना जो जिसे कहते हैं ना हल्का एहबाब और जो वोट बैंक है वो बचाने के चक्करों में ना इनको कुछ हद तक वहाँ से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो जब प्रोटेक्शन मिल जाती है तो फिर आपका और सीना चौड़ा हो जाता है कि जी वी कैन डू एनीथिंग। मतलब वो एक बच्चा जो कि, और इसमें तीसरी बात ये भी बड़ा पॉइंट है मेरी नज़र में कि जब एक यंगस्टर आए, साल 2 साल की उसकी प्रैक्टिस होगी है, तो बेचारा कमा मसा कुछ रहा है, ठीक है ना, उसने कुछ इतना सीखने को उसे मिल रहा है, तो फिर उसने किस तरफ जाना है आप खुद ही बताएं। जैसे शाह साहब भी कहते हैं कि जो आइडियल माइंड होता है ना वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, ठीक है। तो जब तक आप अपने यंगस्टर्स को, अपने आने वाले जो लॉयर्स हैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे, हमारे जो सीनियर्स हैं और बड़े हैं, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। क्योंकि फिर वो कहता है कि चलो जी फिर इस तरह नहीं तो फिर इस तरह से ही, दूसरा वो जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा फिर मैं टेढ़ी करके निकाल दूँ, तो फिर वो इस तरह की हरकतों की तरफ जाते हैं। तो जब तक आप उन्हें उनका रिसोर्स जो है यूटिलाइज़ नहीं करेंगे प्रॉपरली और पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं लगाएंगे उन्हें, तब तक ये चीज़ें आती रहेंगी। बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स फोरम पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उस एक्सपोजर के बारे में हमें कुछ बताइए। वो आई वॉज द लकी वन जिसको ये मौका मिला। साबिक अमरीकी सदर हैं जिमी कार्टर, बड़े मशहूर अपने ज़माने में, एंड ऑल्सो ही वॉज कंसिडर्ड अ ह्यूमन राइट्स चैम्पियन अपने दौर में। तो उन्होंने स्पेशली उनके इनविटेशन पे, आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी जिसको बुलाया गया वहाँ पे, और वहाँ पे बड़ा ज़्यादा वो पूरी दुनिया के आपके ऑलमोस्ट कोई 35 to 40 डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पे, और आई वाज द यंगेस्ट वन ओवर देयर। तो वो बेसिक पर्पस यही था कि जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में स्पेशली, उनको हाईलाइट किया जाए और वहाँ पे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको वहाँ पे जाके एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको हाईलाइट कर सकें, और अगर कोई मदद चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, उसको वो ले सकें। तो उसमें अटलांटा में हुआ था 1.5 साल पहले, और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त, मतलब दुनिया भर से डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े एकेडमिक्स और प्रोफेसर्स वगैरह आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। उसके बाद हम वाशिंगटन भी गए, वो आई वाज चोजन अमंग द 4-5 पीपल जिनको वाशिंगटन भी लेके गए, और वहाँ पे 1-on-1 हमारी डिफरेंट सेनेटर्स से, उसमें हमारे बड़े मशहूर सेनेटर बर्नी सैंडर्स है, एलिज़ाबेथ वॉरेन है, जो कि इस बार इस प्रेसिडेंशियल रेस में डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे, लेकिन फिर जो बाइडन के हक़ में बर्नी सैंडर्स ने तो आखिर में दस्तबरदार हो गए थे। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और इसका क्रेडिट फिर से मैं बीबी आसमा जहांगीर को ही दूंगा कि उनकी जो बताई हुई ट्रेनिंग थी और उनकी जो बताई हुई डायरेक्शन थी उस पे चल के ही वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे बुलाया गया, और पाकिस्तान का जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सकती थी, मतलब एक सॉफ्ट इमेज जो आप दे सकते थे कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑल अबाउट कि जी यहाँ पे बड़ी नेक्स्ट लेवल ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, लेकिन पॉजिटिव काम भी होता है, ठीक है। उनको लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी कोर्ट्स कुछ हद तक मौजूद हैं, ठीक है। तो वो आपको बड़ा ज़रूरी है कि वो वाला एंगल भी आप दिखाएं बाहर जाके। बिल्कुल ठीक। आपने टीवी पर भी काम किया, नजम सेठी साहब के साथ भी काम किया, जिस पे काफ़ी एतराज़ भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एतराज़ तो देखे ना कि एतराज़ एज सच, सेठी साहब जो हैं आजकल मीडिया का जो है, आपको पता है कि मीडिया इज़ अंडर सीज, एक तरह से आप कह लें कि जो काफ़ी ज़्यादा, किसी भी आप मीडिया में काम करने वाले से पूछेंगे वो कई हमारे वो रोता हुआ आपको नजर आएगा कि जी हमारे तो बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन मेरा जो है, मेरा कभी भी वो फुल टाइम जॉब नहीं था, ठीक है। इट वाज अ पार्ट टाइम थिंग, क्योंकि सेठी साहब जो हैं हमारे बड़े हैं, और जब ये चेयरमैन पीसीबी थे तो ये हमारे क्लाइंट, वी रिप्रेजेंटेड हिम एज वेल, पीसीबी को इनफैक्ट रिप्रेजेंट किया था, इनको तो नहीं। तो तब से इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप भी था। तो व्हेन ही थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोग्राम अगेन, तो ही आस्क्ड मी, आई सेड यस, कर लेते हैं, क्योंकि वो हफ्ते में 3-4 दिन का शो था। लेकिन दैट वाज अ सेकेंडरी थिंग, ठीक है। प्राइमरी मेरा फोकस शुरू से ही वकालत रहा है, लेकिन उसका ये था कि चलें जी आप आ गए हैं तो आपको वो एक बहुत ज़्यादा एक तरह से बूस्ट मिल जाता है, लोग आपको पहचानते हैं, दे रिकग्नाइज यू, क्योंकि जहाँ अगर सेठी साहब का क्रिटिसिज्म है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहाँ पे उनकी फॉलोइंग बड़ी हार्ड कोर फॉलोइंग है उनकी, ठीक है। और अगेन ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल गाय, उनके साथ अगर आप बैठ जाएं तो एक वो पूरी चलती फिरती विकीपीडिया है, ठीक है। और बल्कि मैं तो उन्हें अब कह रहा था कि आपको ना एक बुक लिखनी चाहिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि बुक आप लिखेंगे तो बुक वो ऐसी होगी कि वो आपका फर्स्ट हैंड अकाउंट होगा, इतनी ज़्यादा चीज़ों में वो बुक से खलबली तो बड़ी मचेगी, ठीक है।
मतलब क्रिटिसिज्म भी आएगा बुक से, क्योंकि हकीकत पे हमेशा क्रिटिसिज्म आता है, जो सच्चाई होती है उस पर क्रिटिसिज्म आता है। तो अगर आप हार्ड कोर सच्चाई लिखेंगे तो उस पर सेठी साहब बुक शायद आपकी बैन भी हो जाए, लेकिन मज़ा बड़ा आएगा, ठीक है। तो वो अभी प्लान कर रहे हैं कि शायद बुक भी वो लिखें, अब पता नहीं क्या उनके आगे प्लान्स है, लेकिन वो दैट वाज अ पार्ट टाइम थिंग, और वो बड़ा अच्छा जितनी देर मतलब किया बड़ा ज़बरदस्त रहा। एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सेठी साहब। और इस मतलब वो इतनी आवाम के सामने लाइव प्राइम टाइम टॉक शो 8 to 9 PM, तो इट्स अ हार्ड जॉब, आसान काम नहीं है। लोगों को लगता है कि घंटा मतलब बात करें, बस आधा घंटा पहले बैठ के तैयारी कर ली होगी, तो डैट वाज अ ह्यूज थिंग। लेकिन उसके साथ साथ मेरी वकालत पे भी उसका ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे निकलना पड़ता था 3 साढ़े 3 बजे फॉर द शो रिकॉर्डिंग के लिए, तो वकालत को मैं उतना टाइम नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने यही सोचा कि या तो फिर मैं पूरी तरह उसमें चला जाऊं, या फिर अगर वकालत है तो फिर पूरी तरह उस पर फोकस करें। लेकिन दैट वाज वो जो जितना भी टाइम गुजरा बड़ा ज़बरदस्त था। उसामा भाई, आप काफ़ी सारी कमेटीज़ को चेयर भी कर रहे हैं, तो इनको चेयर करते हुए आपने ऐसे क्या इकदाम किए जो नौजवानों के लिए जो है वो सही साबित हो सकते हैं? अच्छा, बड़ा इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन शोएब भाई। एक तो ये कि अभी ये कोरोना टाइम्स में मुझे अपॉइंट किया गया था चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार काउंसिल फॉर द लाहौर डिवीज़न, और उससे ऑलरेडी मैं था चेयरपर्सन इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स कमेटी ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो इन दोनों का पर्पस बेसिकली लीगल एजुकेशन का तो यही था कि नौजवानों में जो हमारे न्यू एंट्रेंट्स हैं, आने वाले जो वकील हैं जिन्होंने अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और अभी तक उन्हें नहीं मिला, उनकी ट्रेनिंग की जाए और उनको बताया जाए लॉ क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताए जाएं। और साथ साथ इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स कमेटी जो हाई कोर्ट बार की थी, उसका मेरे दिमाग में जो पर्पस था वो यही था कि लोगों को इंटरनेशनल लॉ के बारे में आगाही दी जाए। बिल्कुल ठीक। तो इन दोनों में जितना मैं अपना हिस्सा डाल सकता था थोड़ा बहुत डाला है। जैसे इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स कमेटी में हमने 3-4 लेक्चर्स कराए और 3-4 प्रॉपर 2-3 दिन की ट्रेनिंग्स कराई, जिसमें मोर देन 500 नए वकला, ठीक है, आने वाले जो वकला हैं और लॉ स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल ईयर में, उन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स हमने कराया और 2 दिन का था, जिसमें बड़े बड़े नाम आपके इंटरनेशनल लॉ के, अमर बिलाल सूफ़ी साहब, अशतर उसाफ साहब, हमारे चीफ जस्टिस साहब उस वक्त थे अनवारुल हक साहब, वो तशरीफ़ लाए वहाँ पे, और हाई कोर्ट में ही उसका फंक्शन हुआ सारा, और 2 दिन वो चली और उस पर प्रॉपर लेक्चर्स दिए गए ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल, एंड दैट वाज समथिंग न्यू। वो लोग वहाँ पे हैरान हो रहे थे, इतना मजमा कैसे इकट्ठा कर लिया और इतने बड़े बड़े स्पीकर्स जो हैं कैसे आए हुए हैं। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली पीछे मेहनत बड़ी लगती है, लेकिन जो उसकी सेटिस्फेक्शन है कि जो थोड़ा बहुत भी सीख जाए, अगर 100% नहीं 10% भी कोई सीख जाए, तो वो मैं अपनी उसको कामयाबी समझता हूँ। उसके बाद खावर कुरैशी साहब के हमने लेक्चर्स कराए। खावर कुरैशी साहब वाज द वन जिन्होंने कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उनके लेक्चर्स कराए। उसके साथ साथ फिर एक और जो हमारे लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब की जो चेयरपर्सन है मुनीर हुसैन भट्टी साहब, इज़ द मेंबर ऑफ पंजाब बार काउंसिल एज वेल, तो उन्होंने अपना वहाँ पे अपनी कोशिशों से पंजाब बार के अंदर ही ऊपर एक पूरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनवाया है, जिसका पर्पज़ ही ये होगा उस पूरे इदारे का कि उन्होंने नए आने वाले वकला की ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। तो वो भी इन प्रोसेस है, उसकी बस इनॉग्रेशन वगैरह की मेरे ख्याल से डेट्स वगैरह आ जाएंगी। उसके साथ क्योंकि अब कोरोना बीच में आ गया, तो हम उस तरह फिज़िकल ट्रेनिंग्स जो मेरा दिमाग में था कि इस तरह कराई जाए एक एक एस्पेक्ट ऑफ लॉ पे, वो थोड़ी सी मुश्किल हुई। तो उसका फिर हल हमने ये निकाला कि ऑनलाइन लेक्चर्स करवा दिए हमने। ऑनलाइन लेक्चर्स में अमर बिलाल सूफ़ी साहब को इंटरनेशनल लॉ पे कराया, हमारे बड़े क्रिमिनल के माने जाने लॉयर हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनका लॉ ऑफ बेल पे कराया। तो जितना अपना थोड़ा बहुत हिस्सा करके हम डाल सकते हैं, कोशिश मेरी यही होती कि डाल दें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ा ज़्यादा आपका टाइम मांगती हैं और ये आप वॉलंटरीली करते हैं, कोई इसकी आपको कंपनसेशन कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये आप में जज्बा होना चाहिए कि आपके जो आने वाले लोग हैं उनको जितना भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दे। तो मेरे ख्याल से आगे भी इसकी मज़ीद काम होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक कहते हैं समंदर में कतरा है, तो इससे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स मोर काम होना चाहिए, जो कि कोशिश है अगर कभी मौका मिला सही मायनों में दोबारा, तो उसको फिर लेके चलेंगे लाजमी तौर पे। उसामा भाई, आपका जनाब कासिम अली शाह साहब के साथ काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है, आप इंस्पायर्ड भी हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात भी रहती है, बिल्कुल। क्या राय देना चाहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? शाह साहब जो हैं, शाह साहब तो एक आई हैव गॉट नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, वो एक ग्रेट बंदे हैं, ठीक है। और जैसी मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह वो प्यार देते हैं,
वो आप अल्फाजों किसी को बयान नहीं कर सकते जब तक वो बंदा उनसे मिले ना, क्योंकि यकीन नहीं करेगा कि बंदा जो है वो इतना ज़बरदस्त भी हो सकता है कि नहीं। मैं शाहजी को हंस रहा था, मैंने कहा शाहजी मैं तो ना जब भी कहीं डाउन हो या कोई इस तरह हो मैं तो ना आपके लेक्चर सुन लेता हूँ, ठीक है। मतलब वो इतनी, मतलब वो इस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बड़े ज़्यादा हैं, बाहर के हैं, टोनी रॉबिन्स हैं और इस तरह के बड़े ज़्यादा नाम हैं, लेकिन शाहजी की जो बातें होती हैं वो बड़ी ऑन द डॉट होती हैं, वो बड़ी आम बातें होती हैं जैसे हम दोनों आपस में कर रहे होंगे, और वो बातें जो हैं इन पे अमल करना भी इतना मुश्किल नहीं है, वो बड़ी सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातें हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो शाहजी ने जो काम किया और जिस तरह उन्होंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी बंदा सुन सकता है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी जो उन्होंने बना दी ना वो बड़ी ज़बरदस्त है और आम ज़ुबान में। बाकी इससे पहले मैंने तो इस तरह के पाकिस्तान में स्पीकर्स नहीं देखे, ठीक है, इन ऑल ऑनेस्टी, शायद कोई हो जिसका मुझे ना पता हो, लेकिन मैंने इस तरह नहीं देखे कि शाह साहब की वीडियोस तो जिस तरह वायरल होती हैं और जिस तरह होती हैं इसी वजह से होती हैं कि उनका मैसेज बड़ा प्लेन है, ठीक है, और सिंपल है कि वो कहते हैं अपनी लाइफ, वो आपको जो है ना लाइफ गोल्स और अपना जो सोचने का ज़ाविया है ना उसको बस थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उसाम भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो वकालत के शोबे को मज़ीद करीब से देखना चाहते थे उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।